अब मेरे बात को ध्यान देंगे। आज इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट वॉल्यूम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका एंड होगा। ये अंतिम चैप्टर है। हमने प्रारंभ में ही कहा था कि 12वीं कक्षा में जो इकोनॉमिक्स का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको दो वर्गों में बांटा गया है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म। अभी हमने जो भी पढ़ा 14 नंबर चैप्टर तक जो भी हमने पढ़ा, सारे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था। इसके बाद जो पढ़ेंगे व्यापक मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, आज का जो अंतिम टॉपिक है, हालांकि इस सब के बारे में जानते हैं आप लोग, हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा है ताकि छूट न जाए किन किन टॉपिक पर हमें आज के क्लास में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले जान ले कि टॉपिक का नाम है मांग एवं पूर्ति बलों के सरल प्रयोग। मतलब मांग और पूर्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ हमारे जीवन में होता है, उसी बातों पर हम सब आज के क्लास में चर्चा करेंगे। ऐसे एक बात आपको बता दूं कि हमने मांग और पूर्ति बलों का प्रयोग यहाँ पर 3-4 जगह पर ही किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि केवल इन्हीं जगह जिसको मैं समझाऊंगा वहीं केवल मांग और पूर्ति बल का प्रयोग होता है। इसके अलावे भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मांग और पूर्ति बल का प्रयोग होता है। इसमें सबसे पहले हम लेंगे वस्तु के कीमत निर्धारण में मांग पूर्ति वक्र का प्रयोग। सबसे पहले जान ले कि किसी वस्तु के कीमत के निर्धारण में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का स्थान महत्वपूर्ण है तो वह है मांग और पूर्ति का। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साम्य कीमत क्या है। तो जिस कीमत पर वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति क्या हो जाए, उसे साम्य कीमत या संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं। कल भी चर्चा हमने की। साम्य कीमत क्या है? तो वह कीमत जिस पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस कीमत को क्या कहेंगे हम, साम्य कीमत या संतुलित कीमत के नाम से। कोई दिक्कत? यहाँ तक 2 नंबर का प्रश्न बन गया कि साम्य कीमत क्या है, गलत कि सही? संतुलित कीमत क्या है, प्रश्न बना। अगर आपसे पूछता है कि साम्य कीमत क्या है, बड़ी आसान सा उत्तर है कि जिस कीमत पर वस्तु की मांग एवं पूर्ति बराबर हो जाए। पति की पूर्ति, वस्तु की पूर्ति। जिस कीमत पर वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति उसे क्या कहेंगे, साम्य कीमत या संतुलित कीमत के नाम से। दूसरा तरीका से बताने का तरीका है कि साम्य कीमत है क्या। कहीं प्रश्न कर दे कि जिस कीमत पर विक्रेता बेचने को तैयार हो और क्रेता खरीदने को तैयार हो। गलत कि सही? सही है। जिस कीमत पर विक्रेता बेचने को, विक्रेता क्या बेचेगा, वस्तु बेचेगा। क्रेता क्या करेगा, वस्तु खरीदेगा। तो जिस कीमत पर विक्रेता वस्तु को बेचने को क्या हो, तैयार हो, नहीं इतना देगा तो हम बेच लेंगे। अब क्रेता भी कहता नहीं इतना मिलते हम खरीद ले भाई। गलती की सही? वही लिखा कि साम्य कीमत वह कीमत है जिस पर क्रेता खरीदने को और विक्रेता बेचने को क्या हो। तुम दाम रख दिया 100 रुपये किलो, वो भी बिका रहा है, क्रेता का ना खरीदेंगे, तो ले जाओ सर, सुखड़ी बनाना उसका। गलती की सही? बात भारी तो नहीं, सीधी बात है कि विक्रेता उस कीमत पर बेचने को क्या हो, अब खरीदार उस कीमत पर खरीदने को क्या हो, तैयार हो। तो उस कीमत को हम साम्य कीमत या संतुलित कीमत के नाम से। अच्छा, कोई आपसे पूछे क्या सीमा खरा हुआ, ठीक ठाक है ना? एक प्रश्न, तुम किसी वस्तु को क्यों खरीदती हो? कोई नहीं बोलेगा, सीमा बोलेगी। अगर जिसका नाम सीमा वो खरा हो सकती है या हो सकता है, उसकी आवश्यकता हमें होती है इसलिए खरीदते हैं। ये भी ठीक है, चलेगा, बढ़ जा, तरीका चलेगा, लेकिन 100% न चलेगा। खला उदय, कोई बात नहीं, अगर बर के भाई का नाम याद रहता है। बोलो
किसी वस्तु का हम डिमांड क्यों करते हैं, किसी वस्तु को क्यों खरीदते हैं? प्रयोग करने के लिए। बैठ जा, हम इसके प्रश्नों को कहेंगे तरीका चलेगा। सिट डाउन। कहे कि आवश्यकता है, तो हमको आवश्यकता हुआ हेलीकॉप्टर की, हम वो मेरी आवश्यकता है। हम वस्तु का डिमांड इसलिए करते हैं कि उस वस्तु की उपयोगिता होती है। अगर वस्तु में उपयोगिता ना हो तो हम उस वस्तु को करेंगे नहीं करेंगे। बैठ जाओ, बातें बात करेंगे। हम लिखा हुआ है भाई, क्रेता वस्तु की मांग उपयोगिता के कारण करता। अगर वस्तु में उपयोगिता न हो, हम राख जा रहे बेचेंगे दुकान में रख के, कोनो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। थोड़ा सा पॉज कीजिए। तो शुरू करते हैं। हमने चर्चा किया कि क्रेता वस्तु की मांग उपयोगिता के कारण करते हैं। किसके कारण? उपयोगिता के कारण। अगर वस्तु में उपयोगिता न होगी तो डिमांड नहीं कर। जैसे मैं भी एक वस्तु हूं आपके लिए, हम में उपयोगिता है इसलिए मेरा डिमांड है। अगर उपयोगिता हम में नहीं होती तो मेरा डिमांड शायद नहीं होता। विक्रेता क्यों बेचता है? तो लाभ कमाने के लिए। विक्रेता को लाभ नहीं होगा, नहीं बेचेगा। हम बहुत सारे बच्चों को कहते हैं, लेकिन कहते नहीं, हमसे नहीं होने वाला है, क्योंकि जानते हो वहाँ पढ़ाएंगे तो हमको लाभ नहीं होगा, नहीं करते हैं काम। हम बेचते तब हैं अपने ज्ञान को या शिक्षा को, हमें लाभ हो। लाभ नहीं होगा हम क्या करेंगे? अपने आप को बैठ के घरे सेव कर लेंगे और टेलीविजन देखेंगे, एयर कंडीशन में राहत ले, समोसा खाएंगे बैठ के, रसगुल्ला छोड़ देंगे, समोसा पर आ जाएंगे। नियम तो गिफिन का विरोधाभास में ही कहता है, इनकम ज्यादा होगी तो अच्छी उम्दा किस्म के वस्तु का, अच्छी क्वालिटी का वस्तु का प्रयोग करेंगे। इनकम कम जाएगी, हाँ, इंफीरियर क्वालिटी के वस्तु का प्रयोग करेंगे। गलत है? सही। तो विक्रेता लाभ के उद्देश्य से वस्तु को और क्रेता उपयोगिता के कारण वस्तु को। लेकिन कीमत की सीमा है, जान लीजिए। कीमत की क्या है? सीमा है, कमियां हैं। कहोगे कि सर कीमत की कमियां क्या है, सीमा क्या है? तो कीमत की, इसमें कीमत की उच्चतम सीमा और कीमत की न्यूनतम सीमा दोनों लिखेगा। MRP बेवकूफ समझता है दुकानदार ग्राहक को। MRP मिनिमम रिटेल प्राइस। हमको समझाया, हमने कहा कि बउआ बच्चे हो नहीं, इसका मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी तो हो सकता है। गलत बोला कि सही बोला? तो कीमत की सबसे बड़ी सीमा है, कीमत की उच्चतम सीमा हमेशा उत्पादक या विक्रेता अपने वस्तु पर कीमत की उच्चतम सीमा तय कर देता है। अधिक से अधिक कीमत पर क्या कर देता है? डाल देता है। जैसे माचिस खरीदने जाते हो, 5 रुपया कीमत लिखल हो, हाँ मिलता 1 रुपया में भले है नहीं, जितना में मिलता है उससे ज्यादा लिखा हुआ है उस पर पैसा। देखा और कीमत की न्यूनतम सीमा, कीमत की न्यूनतम सीमा वह सीमा है जिसमें सरकार वस्तु पर सब्सिडी दे देती है या सरकार घोषणा करती है उनका मिनिमम प्राइस कि नहीं, इससे बेसी में तुमको नहीं बेचना है। चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो या गैस सिलेंडर हो या मट्टी तेल हो। कीमत की 2 सीमाएं। एक पर तो सरकार कोई सब्सिडी अनुदान नहीं दिया, उस पर कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं किया। उत्पादक जितना चाहेगा मनमाना मूल्य उस पर क्या कर देगा? तय कर देगा और आपसे लाभ कमा लेगा। दूसरा, सरकार कहती है कि नहीं, हम इसका समर्थन मूल्य देंगे, इस अधिक कीमत में बेच नहीं सकते। हमने कहा कि क्रेता वस्तु की उपयोगिता का मांग करता है, विक्रेता लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है। कीमत की 2 सीमा है, या तो कीमत ज्यादा तय कर देता है लेकिन सरकार दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है तो वस्तुओं को कम दाम में मिल जाता है। गलत कि सही? सही है। तो यहाँ एक प्रश्न है, वस्तु के कीमत के निर्धारण कैसे होता है? मांग पूर्ति वक्र में वस्तु की कीमत, इनसे प्रश्न है कि वस्तु के कीमत के निर्धारण के मांग पक्ष पर जोर किस विद्वान ने दिया? बैठे खड़ा भैया। हाँ,
कोई छात्र हमारे हैं जो बताने में सक्षम हो? खड़ा होइए। अब तो आइए क्या डेविस रिकार्डो आएगा। बाल्डर्स और जीवंश ने पूर्ति पक्ष पर जोर दिया था। गलती तो मैं पढ़ाया था, कुछ है नहीं चैप्टर में, कल ही पढ़ा तो उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। और मांग पूर्ति में साम्य मार्शल होना चाहिए विचार। पूर्ति पक्ष पर जीवंश और बाल्डर्स और मांग पक्ष पर जोर कौन दिया था? डेविस रिकार्डो ने दिया था। गलती की सही? तो किसी वस्तु के कीमत के निर्धारण में तीन प्रकार की बातें आती है। पहला बात क्या है? वस्तु की मांग पक्ष। पहला क्या है? वस्तु की मांग पक्ष। मतलब कहता है कि वस्तु की मांग क्रेता उपयोगिता के कारण करते हैं। वस्तु की मांग क्रेता क्यों करते हैं? जिस वस्तु में उपयोगिता ज्यादा होगी उसका डिमांड ज्यादा होगी, उपयोगिता कम होगा डिमांड क्या होगा? कम होगा। और वस्तु का नियम, वस्तु का जो मांग होता है वह मांग के नियम से प्रभावित होता है। वस्तु का जो कोई ग्राहक, कोई व्यक्ति वस्तु का जो डिमांड करता है वो उस पर कौन नियम लागू होता है? मांग का नियम। क्योंकि कीमत कम होगा डिमांड ज्यादा करेगा, कीमत ज्यादा होगा डिमांड क्या करेगा? जहां तक पूर्ति की बात करें तो पूर्ति उत्पादक करता है और उत्पादक विक्रेता लाभ के उद्देश्य से वस्तु को बेचता है। लाभ ना होगा तो बेचेगा। और विक्रेता वस्तु की पूर्ति के नियम के द्वारा करता है। क्रेता वस्तु को मांग के नियम के अनुसार खरीदता है। कीमत, मांग का नियम क्या है? कम कीमत पर ज्यादा मांग, ज्यादा कीमत पर। लेकिन विक्रेता का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो विक्रेता वस्तु की पूर्ति करेगा तो वह किस पर ध्यान देगा? पूर्ति पक्ष पर फोकस करेगा। किस पर करेगा? पूर्ति पक्ष पर फोकस करेगा। अब पूर्ति के नियम के अनुसार पूर्ति करेगा वो। पूर्ति का नियम क्या है? कीमत कम होगा पूर्ति कम होगी, कीमत ज्यादा होगी। जैसे जैसे कीमत बढ़ता जाएगा पूर्ति क्या होगी? और जैसे जैसे कीमत घटता जाएगा पूर्ति घटती जाएगी। लेकिन हुआ कि भाई तो कीमत कहाँ तय होगा? तो क्या मांग पक्ष के द्वारा कीमत का निर्धारण होगा? नहीं, एक पक्षीय है। क्योंकि यहाँ तो भाई कीमत कम रहेगा तो लोग बेसी खरीदेगा, कीमत ज्यादा होगा तो खरीद भी ना करेगा या कम खरीदेगा। पूर्ति पक्ष तो सीधा पक्षीय कहता है कीमत कम होगा तो पूर्ति कम होगी, कीमत ज्यादा होगी तो पूर्ति नहीं होगा। मार्शल ने कहा कि नहीं, जहां मांग और पूर्ति शामिल हो जाए, मतलब सीधा यहाँ पर आ गया। हम सबको सभी बात का निचोड़ यहाँ लिख दिया कि जिस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो जाए, या साम्य कीमत वह कीमत जिस पर क्रेता खरीदने को तथा विक्रेता क्या हो। यहाँ मांग और पूर्ति में साम्य का मतलब हो, क्रेता खरीदने को तैयार उस कीमत पर हो, विक्रेता बेचने को भी क्या हो। तो दोनों में क्या होगा? संतुलन हो गया। तब वस्तु का खरीद बिक्री होगा, नहीं तो खरीद बिक्री नहीं होगा। फिर एक मन में होगा कि सर वस्तु के कीमत के निर्धारण में तो मांग पूर्ति का प्रयोग होता है, और कहाँ होता है? तो साधन के कीमत के निर्धारण में भी मांग पूर्ति वक्र का प्रयोग होता है। अब कहोगे साधन का कीमत क्या है? तो किसी वस्तु को बनाने के लिए, किसी वस्तु को निर्माण करने के लिए जिन जिन चीजों की हमें जरूरत होती है उसी को हम उत्पादन के साधन करते हैं। गलत की सही? किसी वस्तु को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की, वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसी को हम उत्पादन के साधन कहेंगे। तो कहते हैं साधन के कीमत के निर्धारण में किन किन बातों का होगा? तो साधन के कीमत के निर्धारण में भी मांग पूर्ति और सम तीन बातों को ध्यान देना है। पहला, साधन की मांग क्या है? देखिएगा, मजदूर की मांग उत्पादक करता है। मजदूर की मांग कौन करता है? और मजदूर की पूर्ति कौन करता है? लेबर करता है, समाज करता है। पूर्ति हम करते हैं और डिमांड उत्पादक करता है। तो उत्पादक देखिएगा, उत्पादक क्या करता है? अगर साधन की मांग ज्यादा करेगा तब जब उसकी कीमत क्या होगा? क्या होगा? मतलब उत्पादक साधन की मांग के नियम के अनुसार करता है। लेबर का कीमत कम होगा तो लेबर का डिमांड ज्यादा कर देगा, और लेबर का मूल्य यदि ज्यादा हो जाएगा, मजदूरी ज्यादा हो जाएगा तो लेबर का डिमांड क्या कर देगा। और यहाँ देखिए साधन की पूर्ति, तो मतलब किसी कारखाना में साधन की पूर्ति कौन करता है? या तो किसान करता है। गलत की सही? समाज से ना होता है। तो देखिएगा
इस साधन की पूर्ति क्या करेगा? दाम कम रहेगा तो पूर्ति कम करेगा, दाम ज्यादा होगा तो पूर्ति क्या करेगा? देखो ना, अभी गोभी खूब आ रहा है, जिसका छोटो छाता है, जैसे आने दो दीपावली के दिन गांव में बहुत का गोभी निकलना शुरू हो जाएगा। छठ के दिन, खरना के दिन देखना, जेकर गोभी आधा किलो को होने वाला 2 दिन के बाद काटने का हुआ, ये काट लेगा। मालूम है क्यों? 2 दिन के बाद छठ के कल होकर अगर काटेगा तो उसकी कीमत क्या होता है? कम हो गया रहता है। और आज जो हाँ खरना के दिन, भाई आप सब बिहार के हो, खरना परना नहीं बुझोगे तो क्या बुझोगे? बिहार का सबसे फेमस त्योहार है छठ। कितना आंख तरेर रहा है, कहता सब क्या बोलने जा रहे हैं? सजिया घाट भी नहीं आएगा, तो सजिया घाट से एक दिन पहले खरना होता है। उस दिन अगर साधन की पूर्ति क्या होगी? कम होगी, वहां पर डिमांड क्या होगा? ज्यादा। लेकिन नियम यहाँ भी कहता है साधन की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के सामंजस्य के द्वारा होगा। जितना साधन का डिमांड है, साधन की पूर्ति उतना ही है, उसका कीमत तय हो जाएगा। मान लो मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, तो कीमत ज्यादा होगा उसका। आपूर्ति ज्यादा है और मांग कम है तो उसका क्या हो जाएगा? कम, कीमत भी कम हो जाएगा। इसलिए जहाँ जितना लेबर का मांग है, साधन का मांग है, यदि साधन की पूर्ति उतना ही है तो कीमत सीधा रहेगा। नहीं तो कोई एक घट गया तो या तो उसका कीमत बढ़ जाएगा या कीमत। कहता लगान के निर्धारण में भी मांग पूर्ति का प्रयोग होता है। सरकार अगर किसी वस्तु पर टैक्स लगाती है, वहां भी मांग पूर्ति का प्रयोग करती है। और जानते हैं वस्तु 3-4 प्रकृति के होते, लेकिन यहाँ 3 प्रकृति है: लोचदार, बेलोचदार, कम लोचदार। लोचदार माने पूर्णतः पूरा झुक जाने वाला, हमने उदाहरण दिया। लोचदार मतलब पूरा लचीला, जेना माने उन्हें घुमा लो। गलती की सही? कहता जो वस्तु पूर्णतः लोचदार हो, झुकने वाला हो, सरकार कभी टैक्स बढ़ावे नहीं करेगा ऊपर बेसी। टैक्स बढ़ेगा, महंगा लोग खरीदना ही छोड़ देगा। गलत की सही? अब 1 लाख रुपया एयर कंडीशनर करना दे, ना खरीदेगा लोग, पंखे से काम चला लेगा। कुछ लोग खरीदेंगे, कूलर से काम चला लेगा। अरे भाई, एक बार लहसुन का कीमत हो गया था 200 रुपये किलो, प्याज 100 रुपये किलो। एक प्याज को हमारी गृहिणियां 2 दिन में चलाती थी, आज सस्ता होता है 1 दिन में 4 गो प्याज। गलत किसे? समझदार है। तो सरकार भी लगान निर्धारण में ध्यान देती है कि वस्तु लोचदार है, लगान कम था, बेलोचदार न खरीदना ही टैक्स बढ़ा देगी बेसी। क्योंकि अगर तरीको कमो टैक्स रहेगा, सॉरी लोचदार होगा तो यहाँ टैक्स ज्यादा रखेगा, क्योंकि कम बिकाने वाला है बेसी धर दो। बेलोचदार है झुकते वहाँ पर टैक्स कम रखेगी, क्योंकि सब खरीदने वाला है। यहाँ तरीको टैक्स बढ़ाएंगे ना तो ज्यादा बिकेगा, टैक्स क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और कम लोचदार यहाँ पर नॉर्मल रखा जाता है। मजदूरी के निर्धारण में भी मजदूर श्रम की मांग, श्रम की पूर्ति और मांग पर पूर्ति का प्रभाव होता है। अब मजदूरी के निर्धारण में तो श्रम की मांग यदि क्या हो? कम हो, और श्रम की पूर्ति क्या हो? तो मजदूरी की दर क्या होगी? श्रम की मांग कम हो, आपूर्ति ज्यादा हो, तो मजदूरी की दर क्या होगी? श्रम की पूर्ति कम है और उसके डिमांड क्या है? तो मजदूरी का दर क्या होगा? तो कहोगे सर मजदूरी का निर्धारण कहाँ पर सही होगा? तो जहाँ पर श्रमिक की मांग और श्रमिक की पूर्ति आपस में क्या हो, वहीं पर होगा। और यहाँ भी श्रम की मांग के नियम के अनुसार करता है, और श्रम की पूर्ति मजदूर पूर्ति के नियम के अनुसार करता है। अगर मजदूरी ज़्यादा होगा तो चलो काम कर लेते हैं, मजदूरी कम गया तो ना काम करने जाएंगे, चल जाएंगे घरे बैठेंगे, लेकिन नहीं चलेंगे। जैसे जाओ रिक्शा कहेगा यहाँ से जाने की स्टेशन जाना है 20 रुपया, भाई 10-15 में चलो ना, ना जाएंगे, बैठल रह जाएगा लेकिन ना जाएगा। चौराहा पर खड़ा लेबर आएगा, उसका कीमत लेबर का 350 रुपया है, 300 लगा तो अपना घरे चल जाएगा, लेकिन 350 का अपन रेट न तोड़ेगा। गलत बोला कि सही बोला? यही काम ब्याज के निर्धारण में होता है। ब्याज क्या है? तो पूंजी के पुरस्कार को, और ब्याज के निर्धारण में भी मांग वक्र का प्रयोग होता है। देखो पूंजी की मांग के नियम के अनुसार होता है। गलत कि सही? ब्याज का दर कम होगा तो पूंजी का डिमांड ज्यादा करेगा,
अगर आधा % ब्याज करना बिहान ट्रक 2 गो खरीद लेते हैं। गलत से ब्याज का दर कम हो तो क्या होगा, पूंजी का डिमांड ज़्यादा होगा। अब ब्याज का दर ज़्यादा हो तो लोग पूंजी की डिमांड, तो ब्याज कहाँ तय होगा, तो जहाँ पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति क्या हो, वहीं पर सही ब्याज का निर्धारण होगा। और पूंजी की मांग कौन करता है, पूंजीपति। तो वह किसके मांग के नियम का असर करता है। कम अगर ब्याज का दर होगा तो कर्जा बेसी लेगा, अब ब्याज का दर बेसी होगा तो कर्जा कम लेगा। और जो पूंजीपति होता है, ये बैंक जो होता है, वह पूंजी की पूर्ति के नियम का असर करता है। मार्केट में ब्याज दर ज़्यादा हो गया तो कहेगा सप्लाई ज़्यादा करेगा, ना लो कर्जा देने के लिए दुकान खोल ले आओ ले जाओ। अब ब्याज दर घटेगा तो अपना गोदाम में पैसा रख देगा, अब ब्याज दर बढ़ेगा तो का गोदाम क्या करेगा, खोल देगा। लेकिन कहाँ है, जहाँ पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति आपस में क्या हो जाए, वहीं पर क्या होता है,